जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे कंप्यूटर ग्रांट से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके हॉस्टल वार्डन और छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ के चाहे आप पीएससी की बात करो, यूपीएस और व्यापम की बात करो, आपको कंप्यूटर के प्रश्न देखने को ही मिलते हैं। ठीक है। और आपके पीएससी में सी सेट में भी आपके कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो आज हम करेंगे कंप्यूटर के वैसे प्रश्न जो आप बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम बुकों में दी जाती है। सबसे आज का पहला प्रश्न करेंगे, वैसा व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला, ठीक है, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है। तो व्यावसायिक रूप से पहला प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला कंप्यूटर था हमारा यूनिवैक, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो यदि आप डिटेल चाहते हैं कंप्यूटर का तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कब कब कौन सा, जैसे सेक्शन वाइज है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, इसमें आपको पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज आपको मिलता जाएगा, है ना। आप हमको कमेंट करके बताइएगा। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल को भंग को क्या कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में यदि कर्नल भंग हो जाए तो इस भंग को हम क्या कहते हैं। क्रैश डैम, डंप या फिर कर्नल एरर। तो इसको हम कहते हैं क्रैश। ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा क्रैश। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है। इसको हम कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है। इसको हम कहते हैं टोकन। क्या कहते हैं, टोकन। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टोकन कहते हैं। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। फिर से पढ़िए, यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। इसको हम कहते हैं राउटर। ठीक है। यदि आप इंटरनेट अच्छे से पढ़े होंगे, नेटवर्किंग वाला पार्ट, तो आपसे प्रश्न जरूर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेडेंट कोड भारित कूट नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेडेंट कोड भारित कूट नहीं है। तो हमारे पास द्विधारी संख्या प्रणाली होती है, डेसिमल भी होता है, बीसीडी कोड प्रणाली भी होता है। हमारे पास एक्सेस 3 कोड नहीं होता। ठीक है। हमारे पास एक्सेस 3 कोड नहीं होता और यही हमारा आंसर है। अगला है, कैच मेमोरी में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहा जाता है। कैश मेमोरी से वर्ड को हटाते ही वो मुख्य मेमोरी में अद्यतन हो जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, तो इस विधि को कहते हैं राइट बैंक। ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो आप कभी देखे नहीं होंगे, वैसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम कुछ अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं कंजेशन, है ना। वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब बहुत सारे डाटा आ जाते हैं और उस डाटा को अच्छे से फिल्टर नहीं किया जा सकता, उसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, इस स्थिति को हम कहते हैं कंजेशन। ठीक है। अगला प्रश्न, नेट न्यूट्रलिटी क्या है। अभी फिलहाल कुछ समय ये प्रश्न छाया हुआ था, है ना, क्योंकि ये हमारे करंट का प्रश्न था, अभी पुराना प्रश्न हो गया। फिर भी याद रखिए, इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सरकार को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। इसको बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी, है ना। अब किसी के पक्ष या अपक्ष नहीं होना है, कि आपको न्यूट्रल होना है। तो ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने के बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में डालते हैं तो उस कंप्यूटर से बचने उस सॉफ्टवेयर से बचने के लिए जो हमारे पास जो वायरस है
वो कैसे कैसे रूप बदलता है या फिर रूप बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये वैसा वायरस है जो सॉफ्टवेयर से भी छुपने का कोशिश करता है ना, सॉफ्टवेयर से भी छुपने का कोशिश करता रहता है, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पॉन। स्पॉन के द्वारा, स्पैम नहीं, स्पॉम के द्वारा, है ना, स्पॉम के द्वारा, स्पॉन के द्वारा पुनरावृत्ति के लिए उपयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण, याद रखिएगा, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? जैसे आप कंप्यूटर को यूज करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो कंप्यूटर में बहुत सारी वर्क चलते रहते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते रहते हैं, बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो जब बहुत सारा सॉफ्टवेयर एक साथ यदि प्रोसेसर में चला गया है, तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से शेड्यूलिंग करना है, उसी को इसमें पूछा गया है। तो इसको हम बोलते हैं QoS ट्रैफिक, QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इसको कहते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा QoS। अब इसका काम जान लीजिए, जो QoS होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है, डेटा को पैकेट के रूप में रखता है। ठीक है, जितने भी डेटा उसके लिए प्रोसेस के लिए आए हैं, सबको पैकेट के रूप में रखता है, और जिसको ज़्यादा पैरिटी है ना, जिसको चलाना ज़्यादा आवश्यक है, उसको पहले चलाता है, बाकी वाले को होल्ड करता है। यदि नेक्स्ट जो शेष बचा है प्रोसेस के लिए, उसमें जो ज़्यादा पैरिटी रखता होगा, जिसको चलाना आवश्यक है, उस प्रोग्राम को चलाता है। तो इसको इस प्रकार की शेड्यूलिंग कहा जाता है QoS शेड्यूलिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो इसका आंसर है QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा वह क्या कहलाता है? ठीक है, वह क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं एम्यूलेटर, इसको कहते हैं एम्यूलेटर। अब इसका थोड़ा सा उदाहरण समझ लीजिए। यदि आप मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड बेस है, उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, यदि आप उस सॉफ्टवेयर को आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर में रन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एम्यूलेटर डाउनलोड करना पड़ता है। उस एम्यूलेटर के द्वारा, है ना, उस एम्यूलेटर के द्वारा आप अपने फ़ोन के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको आप कंप्यूटर में चला सकते हैं। या फिर ये कहें कि जब एंड्रॉयड के जो जितने भी एप्लीकेशन हैं, यदि आप उसको कंप्यूटर में रन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एम्यूलेटर की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को हम क्या कहते हैं? तो मोबाइल के जरिए जो धनराशि हम किसी में अंतरण करते हैं, उसको बोलते हैं IMS। ठीक है, IMPS, IMPS, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। क्या कहते हैं? इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, ये होता है। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, जो कैश मेमोरी है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो कैश मेमोरी है वो आपके रेफरेंस के आधार पर काम करती है। रेफरेंस का अर्थ होता है एड्रेस। ठीक है, रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। जो कैश मेमोरी है आपके एड्रेस के हिसाब से काम करती है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिर से पढ़िए, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम डीमैन। क्या कहते हैं? डीमैन। इसका उदाहरण ये है, कुछ ऐसे वर्क हैं जो आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल पे, है ना, बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं, इससे यूजर से कोई लेना देना नहीं है ना। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो बिना यूजर के इंटरफेयर के वो अपना बैकग्राउंड पर काम करते रहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीमन कहते हैं। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मल्टीकास्टिंग। ठीक है, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने की क्रिया को हम मल्टीकास्टिंग के नाम से जानते हैं। रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? रजिस्टरों के संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को हम कहते हैं माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा,
जो भी रजिस्टर है, चिप है, या फिर उस पर किसी प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है, किसी प्रकार की उसमें क्रिया की जाती है, उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑपरेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। एक प्राइमरी की कैंडिडेट भी हो सकती है, ठीक है। प्रत्येक रिलेशन की कम से कम एक फॉरेन की होती है, फॉरेन की का वैल्यू शून्य नहीं हो सकता है, प्राइमरी की अल्टरनेट भी हो सकती है। तो जो सही है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है हमारा एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी हो सकती है। अब ये प्रश्न आपको कहाँ से मिला, तो ये प्रश्न आपको आया है डीबीएमएस से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से प्रश्न को उठाया गया है। पेज फॉल्ट कब आता है, ठीक है, पेज फॉल्ट कब आता है, तो इसका आंसर है जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचते हैं जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो, ठीक है। जब प्रोग्राम कुछ ऐसे पेज को खोजते हैं, कुछ ऐसे डाटा को खोजते हैं जो मुख्य मेमोरी में उपलब्ध नहीं है, तब पेज फॉल्ट की प्रॉब्लम आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैच मेमोरी किन किन बीच क्रिया करती है, तो जो कैच मेमोरी है किन किन क्रिया बीच करती है, तो सीपीयू और रैम के बीच, ठीक है। जो कैच मेमोरी है आपके सीपीयू और रैम के बीच क्रिया करती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रत्येक कम्युनिकेशन, स्टोरेज और यहां तक कि एप्लीकेशन को पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में काम करता है, इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। वाईमैक्स का फुल फॉर्म बताइए, वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या होगा। वाईमैक्स का अभिप्राय क्या है, तो इसका है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, तो ऑप्शन नंबर 3। ईमेल का आविष्कारक आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको ईमेल का आविष्कारक है आपके हमारे जो भारतीय हैं, याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न ध्यान से लगाइएगा। ईमेल का जो आविष्कारक है वी ए शिवा येदियुराई, यदुराई, ठीक है, इसका आविष्कारक है। वहीं यदि हम टिम बर्नर्ली की बात करें तो ये डब्ल्यू के आविष्कारक है, ठीक है। ईमेल का आविष्कारक कौन है, ए शिवा, वी ए शिवा, और टिम बर्नर्ली किसके आविष्कारक हैं, डब्ल्यू के। वहीं यहाँ पे विंडशेप की बात करें तो ये इंटरनेट के आविष्कारक है, ठीक है। प्रश्न आपको अभी आगे देखने को मिलेगा, वैसे प्रश्न बहुत कम आपने देखे होंगे। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है, लॉजिक त्रुटि, सिंटैक्स त्रुटि, लैंग्वेज त्रुटि, या फिर इमेज त्रुटि। तो जो कंपाइलर त्रुटि है वे आपके केवल और केवल सिंटैक्स त्रुटि को पकड़ते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है एक प्रॉपर रूल होता है, आप किसी भी नियम कानून या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में कोडिंग लिखने का एक नियम होता है, यदि आप उस नियम के विरुद्ध, उस सूत्र के विरुद्ध काम लिखेंगे तब कंपाइलर पहचान पाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई लॉजिकल एरर आपने डाल दिया तो वो कंपाइलर उसको नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि कंपाइलर में केवल उन्हीं चीज़ों का कोड किया गया है जो सूत्र है। बिना सूत्र वाले चीज़ों को कंपाइलर में कोड नहीं किया जाता और वो संभव भी नहीं है ना। इसलिए कंपाइलर जो है केवल सिंटैक्स की त्रुटियों पकड़ता है। सिंटैक्स मतलब आप मान लीजिए सूत्र, बस इसी की गलती को पकड़ते हैं, बाकी कोई गलती कंपाइलर नहीं पकड़ सकता। फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस, रिलेटिव एक्सेस, फाइल एक्सेस, और या फिर सीक्वेंसर एक्सेस। तो फाइल के सीधे एक्सेस को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, या फिर असेंबलर। तो इसका ऑप्शन है, उत्तर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करता है, रिसोर्स मतलब उसके जितने भी इनपुट आउटपुट है या फिर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इसको मैनेज कौन करता है। तो इसका आंसर है हमारे पास प्रोग्राम। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम है सभी, इसको प्रोग्राम कहें या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहें, ये सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। कंप्यूटर का जनक कौन है, तो कंप्यूटर का जनक है आपके चार्ल्स बेबेज। बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में मशीनी भाषा कितनी होती है, तो कितनी होती है इसमें, 2 होती है, 0 और 1। ऑप्शन नंबर 2, एक 0 होगा और 1 होता है, तो ये डिजिट है 0 और 1। इंटरनेट की जन्मदाता किसको कहा जाता है, अभी हमने इधर चर्चा किया है। इंटरनेट की जन्मदाता है आपके डॉक्टर विंटन जी सर्फ।
डॉक्टर विंटन जी सर्फ जो है इंटरनेट के जन्मदाता है। आगे और कुछ प्रश्न कर लेते हैं। http पेंट्रल जो नाम लिखा है ना hall.com, इस यूआरएल में http चिन्हित अंश क्या है? जो http है उस http को हम क्या करते हैं, तो इस http को हम कर रहे हैं ट्रांसफर नियमावली है ये, है ना। किसी भी पेज को ट्रांसफर करने की जो नियमावली है उसको हम http टेस्ट करते हैं, हाइपर टेक्स्ट टाइप, है ना, हाइपर टेक्स्ट है ये। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एक पृष्ठ देखें उस सभी को प्रदर्शित करता है आपका स्टेटस बार, हिस्ट्री बार, टास्क बार या फिर टूल बार, है ना। समय की एक अवधि में आप जितने भी आपके पेज खुले हुए हैं वो आपको टास्क बार में दिखाई देते हैं। ऊपर आपका टास्क बार होता है, टास्क बार में आपको इसको दिखाई देते रहता है। HTML कोडिंग निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग करती है? जब भी आप HTML का कोडिंग करेंगे, HTML का कोड करेंगे तो आपके लिए कोई एक वर्ड प्रोसेसर होना चाहिए, एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये हम लिखते हैं नोटपैड में, याद रखिएगा, वर्डपैड में नहीं लिखते, विडक्रॉन में नहीं लिखते, MS वर्ड में नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं नोटपैड में, ठीक है। जब रैम किसी शब्द रैम किसके लिए प्रयुक्त होता है? रैंडम एक्वेंशन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड एनी मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो इसका ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संगठकों एवं समर्थाओं के जोड़ने को उपभोक्ताओं को अनुमति देती है? किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर के प्रणाली में संगठकों एवं समर्थाओं के जुड़ने के उपयोग उपभोक्ता को अनुमति देती है? तो यह है हमारा आंसर सिस्टम बोट्स, ठीक है, सिस्टम बोट्स। वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है आंकड़ों को, उपकरण को, हार्डवेयर को या फिर प्रोग्राम को। यहाँ शब्द को आप आराम एकदम धीरे से पकड़िएगा। यहाँ लिखा है कि वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो मुख्यतः, ये लिखा गया मुख्यतः, तो जो वायरस है मुख्यतः आंकड़ों को ही नष्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रश्न में साफ कहा गया मुख्यतः नष्ट करने वाले। यदि आंकड़ों और हार्डवेयर दोनों को कहा जाए तो आप ये चलिए कि आंकड़ों को, है ना। इसमें से प्रोग्राम भी सही है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कोई भी है ना फंक्शन के कंपोजिशन या फिर फंक्शन के ग्रुप को हम प्रोग्राम कहते हैं, और उसी फंक्शन का छोटा हिस्सा है आंकड़ा। तो यदि इस प्रकार यदि आपको कुछ उलझाने वाला प्रश्न मिल जाए तो आंकड़ा आप लगाइएगा। वैसे वो प्रोग्राम को भी नुकसान पहुंचा सकता है और हार्डवेयर को भी। CPU का पूरा नाम सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में अभी कुछ भी गलती हो जाती है तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है बग, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ भी गलती होता है तो उस गलती के लिए एक शब्द है बग। डॉट मैट्रिक्स इंकजेट इनमें से किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये हमारे किस प्रकार के प्रिंटर है, सॉरी ये बोल ही दिया है प्रिंटर और नीचे बहुत सारा नाम दे दिया है। तो डॉट मैट्रिक्स ना मॉनिटर है, ना लाइटिंग है, ना टेलीविजन है। डॉट मैट्रिक्स या इंकजेट हमारे प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर में एक जानकारी आगत करने पर यह बन जाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर में एक जानकारी आगत करने पर यह आंकड़ा बन जाती है। जब भी हम कुछ जानकारी कंप्यूटर में डालते हैं तब उसको आंकड़ा कहते हैं, और आंकड़े के लिए डेटा शब्द का हम उपयोग करते हैं। एक स्कैनर क्या स्कैन कर सकता है? तो चित्र स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट स्कैन कर सकता है। अब ऑप्शन है चित्र और टेक्स्ट दोनों, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 4 गलत। वह साधन या डिवाइस जो कंप्यूटर को आपातकालीन बिजली उपलब्ध कराता है, वोल्टेज संधारित कराता है और बिजली के करंट के अधिक प्रवाह से बचाता है, इसको हम कहते हैं यूपीएस। कहाँ लिखा है देखिए, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कभी फुल फॉर्म पूछ दिया तो आपको याद होना चाहिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है बेसिक, कोबोल, C++, ये क्या चीज है? ये हमारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, मशीनी भाषाएं हैं, संकेत भाषा या फिर असेंबली भाषा है। तो ठीक है, अब इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए, बेसिक कोबोल कंप्यूटर की भाषा तो है पर मशीनी भाषा नहीं है, है ना। तो ये हमारे कंप्यूटर की भाषा है, ऑप्शन नंबर ए। एक
निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है? मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, कीबोर्ड हमारा इनपुट है। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वियोज्य मेमोरी का उपकरण है? ठीक है, वियोज्य मेमोरी का उपकरण है तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ प्रश्न देखे हैं, 30 प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।